बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ भाग 17 में आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के शेष सवाल अर्थात प्रश्न संख्या 18 से 20 तक। और इस प्रकार हम हल कर लेंगे पूरी प्रश्नावली 5.3 को। उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्न संख्या 17 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, उनका अभ्यास आपने अच्छे से कर लिया है। अब आप हल करेंगे मेरे साथ प्रश्न संख्या 18 से 20 तक, फिर बाद में उनका भी अभ्यास करेंगे, बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 18। इस प्रश्न संख्या 18 में हमसे कहा गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर इत्यादि। देखिए हर बार त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जा रही है, यहाँ ये ध्यान ले लीजिएगा। और फिर आगे पढ़िए, इत्यादि त्रिज्याओं वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। इस आकृति को देख लीजिए, इसमें आपको दिखाया गया है उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को बनाते हुए पहले ए को केंद्र लेके अर्धवृत्त बनाएंगे L1, फिर बी को केंद्र लेकर अर्धवृत्त बनाएंगे L2, वापस से ए को केंद्र लेंगे और अर्धवृत्त बनाएंगे L3, फिर बी को केंद्र लेंगे और अर्धवृत्त L4 बनाएंगे। इस तरीके से बारी बारी ए और बी को केंद्र लेते हुए उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को आपको बनाना है और उससे आपको मिल जाएगा एक सर्पिल, या इस जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे स्पाइरल। ठीक है, फिर करना क्या है उसको भी देखते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए, ये आपको हिंट दिया गया है, संकेत दिया गया है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है। और अगर इस सर्पिल में कुल 13 अर्धवृत्त हों तो इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है ये हमें बताना है। आइए बच्चों मेरे साथ हल कीजिए और हल में लिखिए सबसे पहले, क्योंकि हमें पूरे सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम ज्ञात करने का आइडिया कैसे लगाएंगे उसको समझिए। हम हर अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, हर अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और इन अर्धवृत्तों की लंबाइयों का योग करके हम सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने वाले हैं। तो अर्धवृत्त की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिए। क्योंकि वृत्त की परिधि, किसी भी वृत्त की परिधि हम कैसे ज्ञात करते हैं? परिधि बराबर 2πr। परिधि पूरे वृत्त की जो लंबाई होती है एक चक्कर काटने में वो क्या होती है? 2πr, हम सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए सर्पिल में जो अर्धवृत्त है, सर्पिल में बने अर्धवृत्तों की लंबाई कैसे निकालेंगे? हम आधा कर लेंगे, आधा वृत्त है इसलिए आधा कर लेंगे 2πr का, और ये हमें मिल जाएगा पाई इंटू आर। यानी हम उस अर्धवृत्त की त्रिज्या को पाई से गुणा कर लेंगे तो अर्धवृत्त की लंबाई हमें मिल जाएगी जो कि सर्पिल में बना हुआ है। अच्छा, यहाँ आर क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया आर क्या है? त्रिज्या है अर्धवृत्त की। ठीक है, तो हम इन हरेक अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करेंगे, उनका योग करेंगे, सर्पिल की लंबाई आ जाएगी। लिखेंगे सर्पिल में बने अर्धवृत्तों की लंबाइयों की सूची। सर्पिल में बने अर्धवृत्तों की लंबाइयों की सूची बना लेते हैं। 13 अर्धवृत्त हैं तो 13 पद आएंगे इस सूची में। पहला तो आ जाएगा पाई R1 अर्थात 0.5 सेंटीमीटर।
दूसरा आ जाएगा पाई गुणा 1.0 सेंटीमीटर, तीसरा आ जाएगा पाई गुणा 1.5 सेंटीमीटर, और इस तरीके की सूची चलेगी 13 पदों तक। कितने पदों तक? 13 पदों तक इस प्रकार की सूची आपको मिलेगी, जो कि क्या है बच्चों, एक एपी है, क्योंकि लिखेंगे प्राप्त सूची में क्रमागत पदों का अंतर सदैव कितना है बच्चों, ज्ञात कीजिए क्रमागत पदों का अंतर। दूसरे में से पहला घटा लीजिए, पाई गुणा 1.0 में से पाई गुणा 0.5 घटाइए, पाई तो कॉमन आ गया, 1.0 माइनस 0.5 यह आ जाएगा पाई गुणा 0.5, और सभी का अंतर इतना ही आएगा, पाई गुणा 0.5। तो लिखेंगे क्योंकि प्राप्त सूची में क्रमागत पदों का अंतर सदैव पाई गुणा 0.5 सेंटीमीटर, पाई गुणा 0.5 सेंटीमीटर है, इसलिए यह सूची एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, तथा यहाँ ए बराबर प्रथम पद तो है पाई गुणा 0.5, डी बराबर वो भी है पाई गुणा 0.5, एन पदों की संख्या कितनी है, 13। हमें ज्ञात करना है इन सभी लंबाइयों का योगफल, कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे बच्चों, अब सर्पिल की कुल लंबाई वो हो जाएगी S13। भाई एपी के 13 पदों का योगफल किसके द्वारा दिखाएंगे, S13 के द्वारा, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए S13 यहाँ से हो जाएगा 13/2, 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है पाई गुणा 0.5 प्लस n 13 माइनस 1 गुणा डी भी कितना है, पाई गुणा 0.5। ठीक है, अब ये पाई गुणा 0.5 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह आ जाएगा 13/2 गुणा पाई गुणा 0.5, और अंदर बच जाएगा 2 + 12, ये हो जाएगा बच्चों 13/2, पाई का मान 22/7 गुणा 5/10 लिख दूँ क्या 0.5 को, और ये गुणा में 14। अब देखिए 7 से इसको काटिए, 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से 10 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार, और फाइनली आपको मिल जाएगा 13 गुणा 11, अर्थात ये आपको मिल जाएगा 143। S13 कितना आ गया, 143। अतः अभिष्ट जो सर्पिल की कुल लंबाई है वो हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। लिख भी देंगे इस बात को। अतः सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। जो सर्पिल है, ये वाला जो सर्पिल है बच्चों, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। इस तरीके से हल करेंगे। पहले आप बताएंगे कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसलिए जो सर्पिल में अर्धवृत्त बना है उसकी जो लंबाई होगी वो होगी πr। फिर हम सूची बना लेंगे सर्पिल में बने हुए अर्धवृत्तों की लंबाइयों की, जो कि हमें मिल जाएगी एक AP, जिसका कि सार्व अंतर होगा पाई गुणा 0.5 सेंटीमीटर।
यहाँ a, d और n का मान आपके पास होगा Sn होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। n, a और d के मान रख के हम S13 निकालेंगे, 143 आ जाएगा। कह देंगे कि सर्पिल की कुल लंबाई है 143 सेंटीमीटर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 18। अब इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं रही होगी। इसी उम्मीद के साथ बच्चों अब बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 में हमसे कहा गया है 200 लट्ठे या 200 लट्ठों लोग्स, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं बच्चों उनकी बात हो रही है, को ढेरी में इस प्रकार से रखा जाता है। किस प्रकार से रखा जाता है? इस प्रकार से देख लीजिए चित्र में, जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे, उससे अगली यानी कि 20 लट्ठों के ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली यानी 19 लट्ठों वाली से ऊपर वाली में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति इस तरीके से रखे जाते हैं। सबसे नीचे वाली में 20, फिर 19, फिर 18, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, लट्ठों की संख्या हर एक पंक्ति में एक कम करते चलेंगे। हमसे पूछा गया है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इन 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया है ये बताना है, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठ रखे गए हैं ये बताना है। तो आइए बच्चों हल कीजिए मेरे साथ। पहले बना लीजिए इन लट्ठों की संख्या की सूची हर एक पंक्ति में। तो हल में लिखिए, हल में सबसे पहले सूची लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, देखिए प्रत्येक पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्याओं की सूची। सबसे निचली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18, और इस तरीके से चलेगी। हमें बताना है कि ये इसमें कितनी पंक्तियां हैं, अर्थात जो ये सूची है उसमें कितने पद हैं, एक तो ये बताना है। और फिर हमें ये भी पूछा गया है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ हैं, अर्थात इस सूची का आखिरी पद क्या है वो भी हमें बताना है। इस सूची को ध्यान से देखिए बच्चों और लिख दीजिए, क्योंकि प्राप्त सूची में क्रमागत पदों का अंतर सदैव -1 है। देखो एक कम हो रहा है ना, तो अंतर सदैव क्या है, -1 है। इसलिए यह सूची एक एपी है। यह सूची एक समांतर श्रेणी है। यहाँ इस एपी का प्रथम पद ए तो है 20, डी सार्व अंतर कितना है, -1, और हमें ज्ञात करना है इस एपी में कितने पद हैं, और बच्चों अंतिम पद कौन सा है ये भी बताना है। अब एक चीज़ को ध्यान से समझिए, हमने कितने लट्ठ जमाए हैं, कुल 200 लट्ठ जमाए हैं। तो अगर इस पंक्ति में अगर पंक्तियों की संख्या कुल n है तो इस सूची में n पद होंगे, और इन n पदों का योगफल कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि कुल लट्ठ कितने हैं, 200। तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, देखिए माना कि इस एपी में कुल n पद हैं, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी n। भाई n
पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18। तो जितने पद होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी, और जितने हमने क्या माना कि पदों की संख्या क्या है n, इसलिए कुल पंक्तियां हो जाएगी n। तथा क्योंकि इन सभी पंक्तियों में लठ रखे हुए हैं 200, अर्थात इन पंक्तियों का योगफल n पंक्तियों में जो संख्याएं हैं उनका योगफल Sn, n पदों का योगफल Sn वो हो जाएगा 200, वो हो जाएगा 200। क्योंकि Sn होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि किसके बराबर होगा 200 के। यहाँ ये डिनोमिनेटर वाले दो, जो हर में 2 है उसको पक्षांतरित कर दीजिए, बटे वाले 2 को दूसरी तरफ पक्षांतरित करेंगे, गुणा में चला जाएगा। ये n गुणा 2a, a का मान है 20 प्लस n-1 गुणा d का मान है -1, बराबर आपको मिल जाएगा 400। ये आपको मिल जाएगा फिर n गुणा 40 माइनस n प्लस 1। देखिए -1 से अंदर गुणा कर दीजिए, बराबर चल रहा है 400। 2 गुणा 20 40, -1 गुणा n माइनस n, -1 गुणा -1 प्लस का 1, ये हो जाएगा n गुणा 41 माइनस n बराबर 400। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, ये n को भी अंदर गुणा कर देंगे तो बराबर में 400। 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। दोनों को दूसरी तरफ ले जाइए, दोनों को दूसरी तरफ ले जाइए। जब आप दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। और हमने अध्याय 4 में अच्छे से सीख लिया था द्विघात समीकरण को हल करना। गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लीजिए, a गुणा c करेंगे 400 आएगा, प्लस का 400 आएगा, इसलिए 400 के ऐसे दो गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या आए, n के गुणांक का संख्यात्मक मान अर्थात 41 आए। तो 1 गुणा 400 हो गया, 200 गुणा 2 हो गया, 100 गुणा 4 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 50 गुणा 8 और आधा कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 गुणा 16। जोड़ के देख लीजिए 25 और 16 को 41 आपको मिल जाएगा। तो इस गुणनफल 400 के ऐसे दो गुणनखंड हम कर लेंगे 25 गुणा 16, जिनको जोड़ने पर 41 आएगा, और 41 की जगह लिख भी देंगे। ये मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस अपनी जगह 25 प्लस कितना 25 प्लस 16, 41 की जगह ये n अपनी जगह प्लस 400 बराबर 0। माइनस को अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, n से गुणा भी तो होगा, माइनस n से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 400 बराबर 0। अब प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ ले लेंगे। इन दोनों पदों में से तो n उभयनिष्ठ आ गया, n माइनस 25 अंदर बच गया, इधर माइनस का 16 उभयनिष्ठ आ जाएगा, n माइनस 25 ही अंदर बच जाएगा, बराबर में चल रहा है 0। n माइनस 25 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा इसके पास से n और इसके पास से माइनस में 16 बराबर 0। अतः n के दो मान आपको मिलेंगे, n बराबर 16 या बच्चों 25। n का मान या तो 16 है या 25, दो मान आ गए हैं n के 16 या 25। अब कौन सा मान हमारे काम का है कौन सा नहीं है, ये हमें पता चलेगा जब हम इन पदों की सहायता से, पदों की संख्या n के मान की सहायता से हम ज्ञात करेंगे क्या, अंतिम पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्या। जब आप अंतिम पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n का मान 16 है या 25 है या दोनों ही सही है। तो देखिए, लिखिए बच्चों, स्थिति 1, यदि n बराबर 16 है तब, अगर n का मान 16 है तब हम निकालेंगे अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या,
तब देखिए अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में कितने लठ होंगे? A 16। पहली पंक्ति में प्रथम पद के बराबर, दूसरी पंक्ति में द्वितीय पद के बराबर, अंतिम पंक्ति में जितनी पंक्ति है कितनी है? 16। तो 16वीं पंक्ति में कितने होंगे? A 16 लठ होंगे, क्योंकि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसलिए A 16 बराबर हो जाएगा A अर्थात 20 प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15, D का मान -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 अर्थात 5। A 16 अंतिम पंक्ति में कितने लठ होंगे? 5 लठ होंगे। तो अंतिम पंक्ति में 5 लठ हो सकते हैं। ठीक है, n का मान 16 तो क्या है? सही है, चलने वाला है। स्थिति 2 पर भी विचार कीजिए बच्चों। स्थिति 2, यदि n बराबर 25 है तब अंतिम पंक्ति, अगर 25 पंक्तियां हैं तो अंतिम पंक्ति अर्थात 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या वो हो जाएगी A 25, क्योंकि वही AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसलिए A 25 यहाँ से हो जाएगा A प्लस 24 गुणा D माइनस 1, -4 आ जाएगा क्या? अर्थात अगर आप पंक्तियों की संख्या 25 लेंगे तो आखिरी पंक्ति में 0 से भी कम अर्थात -4 लठ रखे जाने चाहिए, ऐसा आपको मिलेगा। जबकि लट्ठों की जो संख्या है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि हो सकती है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। इसलिए लट्ठों की संख्या -4 क्या है? संभव नहीं है। हम लिख देंगे संभव नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। -4 लट्ठों की संख्या संभव नहीं है। अतः n बराबर क्या? 16, अर्थात पंक्तियों की संख्या वो है 16 के बराबर, तथा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी, कितनी आई थी? A 16 अर्थात 5। कितनी आई थी बच्चों? 5। तो इस प्रश्न का जवाब आपको इस तरीके से देना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? प्रत्येक पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्याओं की सूची, जो कि एक AP मिलेगी, उसका प्रथम पद और सार्वंतर D आपको मिल जाएगा। आपको बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो मान लीजिए कि AP में n पद हैं, अर्थात पंक्तियों की संख्या n हो जाएगी। क्योंकि कुल 200 लठ हैं, इसलिए इन n पंक्तियों में रखे लट्ठों की संख्याओं का योगफल अर्थात इन n पदों का योगफल Sn 200 हो जाएगा। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपके पास a और d का मान है, रख दीजिए। n के पदों में एक द्विघात समीकरण मिलेगा, जिसको हल करने से n के 2 मान आपको मिलेंगे, n बराबर 16 और n बराबर 25। अब n बराबर 25 हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 25 कुल पंक्तियां मानी तो आखिरी पंक्ति में -4 आ जाएंगे लठ, जो कि संभव नहीं है। इसलिए n का मान 16 रखेंगे, तब आखिरी पंक्ति में 5 लठ आएंगे। अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपके पास पंक्तियों की संख्या 16 और आखिरी पंक्ति अंतिम पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्या कितनी? 5। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी प्रश्न है बच्चों, गुड बाय क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्नावली को हम गुड बाय कर देंगे इस प्रश्न को हल करके, लेकिन अटेंटिव रहिएगा उतना ही जितना कि पहले प्रश्न को हल करते समय रहे थे।
आखिरी प्रश्न का मतलब थोड़ा लेजी नहीं हो जाना है, आलस्य पूर्ण नहीं होना है, आपको अटेंटिव रहना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद में खुद से बिना देखे हल कीजिए और फिर मज़े कीजिए। देखिए, इस प्रश्न संख्या 20 में हमसे कहा गया है एक आलू दौड़, पोटैटो रेस होती है ना स्कूलों में, लेमन रेस होती है जिसमें नींबू चमचे में चम्मच में रखकर हम दौड़ते हैं। पोटैटो रेस कैसी होती है, पोटैटो उठा उठा के हमें बाल्टी में रखना होता है, उस तरीके की रेस की बात हो रही है। देखो, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जहां से भागना स्टार्ट करना है वहां पर बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, देखिए आकृति में। इस तरीके से ये प्रतियोगी है जो आलू दौड़ में हिस्सा ले रही है। बाल्टी से पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है और फिर बाकी आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अच्छा, प्रतियोगिता का नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। जो भी आलू दौड़ में हिस्सा लेगी वो बाल्टी से दौड़ना प्रारंभ करेगी, निकटतम आलू को उठाएगी, यानी कि सबसे पहले ये 5 मीटर वाले आलू को उठाएगी, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। 5 मीटर वाले को उठाएगी, वापस बाल्टी में डालेगी, फिर भागेगी, फिर अगले को उठाएगी, फिर बाल्टी में डालेगी, इस तरीके से चलना है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू, यानी कि ये 10 के 10 आलू वो उठाकर बाल्टी में न रख दे, तब तक ये ऐसा करती हैं। हमें याद करना है इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो देखो, सूची बनाएंगे हर एक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में दौड़ी गई दूरियों की, और फिर हम क्या कर लेंगे, उन दूरियों को जोड़ लेंगे और कुल दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों हल में, देखिए हल में हम लिखेंगे प्रतियोगी द्वारा प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरियों की सूची, हम उन दूरियों की सूची बना रहे हैं जो कि प्रतियोगी दौड़ रही है प्रत्येक आलू को उठाने में। अच्छा, ध्यान से देखिए, पहले आलू यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगी, पहले आलू को उठाने के लिए 5 मीटर तक जाएगी, 5 मीटर तक आएगी, 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, इसका मतलब 10 मीटर की दूरी तय की। दूसरे आलू को उठाने के लिए 5 और 3 8 मीटर गई और 8 मीटर ही आई, यानी कि कितनी दूरी तय की गई, 8 दूनी 16 मीटर। फिर तीसरे आलू को उठाने के लिए 8 और 3 11 हो गया क्या बच्चों, ये कुल दूरी। तीसरा जो आलू होगा वो 11 मीटर दूरी पर रखा होगा, तो 11 गई और 11 आई, 11 गई और 11 आई का मतलब 11 दूनी 22, 16 मीटर के बाद में 22 मीटर, और इस तरीके से चलेगी वो कितने पदों तक, 10 पदों तक चलेगी ये सूची, क्योंकि 10 आलू उठाने हैं उसको। ध्यान से देखेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, इस तरीके से एक एपी आपको प्राप्त होगी। लिखेंगे क्योंकि प्राप्त सूची में क्रमागत पदों का अंतर सदैव 6 है, अतः यह सूची
एक AP है तथा यहाँ A का मान है 10, D का मान है 6 और N का मान है 10। पदों की संख्या कितनी है? 10। हमें ज्ञात करना है कुल कितनी दूरी दौड़ी गई प्रतियोगी द्वारा। तो लिखेंगे अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी वो हो जाएगी इन 10 पदों का योगफल S10, क्योंकि Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए S10 हो जाएगा 10/2, 2a का मान 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना? 6। ये हो जाएगा 5 गुणा 20 प्लस 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 9 को 6 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 54। 54 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 74 आ जाएगा। क्या 74 को 5 से गुणा कीजिए, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर। अर्थात प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ेगी? 370 मीटर दूरी दौड़ेगी। लिख देंगे अतः अभिष्ट कुल दूरी बराबर 370 मीटर। इस आलू रेस में प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ेगी, उसको कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इस तरीके से हल कर लीजिएगा। हर एक दौड़ी गई दूरी निकाल लीजिए। हर एक आलू को उठाने में, पहले आलू को उठाने में 10, फिर 8 दूनी 16, फिर 11 दूनी 22, इस तरीके से 10 पदों तक का योगफल आप ज्ञात करेंगे। AP है इसलिए 10 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 370 मीटर। प्रतियोगी कितनी दूरी दौड़ेगी? 370 मीटर दूरी दौड़ लेगी इन 10 आलुओं को उठाने पर। इस तरीके से हम हल कर लेंगे बच्चों प्रश्नावली 5.3 के सारे सवालों को। उम्मीद करता हूं अब प्रश्न संख्या 20 तक आप हल कर लेंगे, अर्थात 5.3 आपको पूरी समझ में आ गई है। पुनः अभ्यास आपको करना है, बिना देखे हर एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।